हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर के PYQ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो एंगल बताना है उनके बीच में क्या होगा। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। वो कहता है कि भाई दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूँ a प्लस बी वेक्टर जो है उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ से सिंपल सा हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, और राइट साइड में क्या लिखेंगे उसको हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसको। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका रूट उड़ जाएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ये किसके हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। ये दोनों चीज़ें यहाँ से उड़ेंगी, इसको इस साइड ले जाओ तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 4ab कॉस थीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। अब यहाँ पर 4ab तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ज़ीरो क्या होगा आपका, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, जब थीटा हो 90 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। मेथड 2, हम इसको ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई ऐसी कौन सा पॉलीगन है चार साइड का जिसका तुम्हारे पास डायगनल्स दोनों इक्वल हो। ठीक है ना, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे कि अगर एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसका ये वाला डायगोनल जो इनके इंटरसेक्शन से पास करता है वो इनका सम बताता है, और एक डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के हेड को जॉइन करता है वो डिफरेंस बता रहा है। तो ऐसा कौन सा है भाई अपने पास पॉलीगन जिसके दोनों डायगोनल्स बराबर हो, या तो रेक्टेंगल होगा वो या फिर स्क्वायर होगा। तो उसके दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। मतलब ज्योमेट्रिकली भी बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, यहाँ पर a और b दो वेक्टर्स हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हों, ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो जैसे ही आप ये सुने कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और वो आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, मतलब i, j और k के फॉर्म में, तो आपके दिमाग में एकदम से घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कर देते हैं। कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप इक्वल टू ज़ीरो। तो आई के साथ आई का डॉट और जे के साथ जे का डॉट। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर फॉर्मूला किसका आ गया, ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पर हम सीधा ये अप्लाई करें तो कॉस ए कितना है भाई, इज़ ओमेगा टी एंड बी इज़ ओमेगा टी बाय 2, ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से कॉस ओमेगा टी बाय 2 किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। तो ये ज़ीरो कब होगा, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, मतलब पाई बाय 2 रहे। तो यहाँ पर हमसे जो कैलकुलेशंस करनी है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय
ओमेगा आ जाएगी और अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट है। क्लियर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, यहाँ पर कुछ 6 वेक्टर्स दे रखे हैं और उन 6 वेक्टर्स में से कौन सी यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो अपने को यहाँ पर चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। वो बोलता है कि ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर नहीं सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, एफ वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पर अपन क्या करें, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखता हूँ इसको। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बी और सी को एक साथ लेकर आऊँ और दोनों की टेल्स एक साथ रखूँ, तो बी वेक्टर जो दिख रहा है अपने को ऐसे दिख रहा है और सी वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए किस तरफ होना चाहिए, वो इस तरफ होना चाहिए। जबकि वो बोल रहा है अपने पास जो एफ है, एफ वेक्टर किधर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग हो गया। सेम बी ऑप्शन को चेक करें। डी प्लस सी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल। तो डी ये वेक्टर है और सी ये वेक्टर है, तो सी वेक्टर और इधर डी वेक्टर। तो सी वेक्टर डी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल इनके बीच से यहाँ से पास करना चाहिए ना। बट एफ वेक्टर जो दे रखा है, एफ वेक्टर कुछ इस तरफ दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऑप्शन। अब सी ऑप्शन को चेक करें। सी ऑप्शन में क्या, डी प्लस ई, मतलब डी प्लस ई जो यहाँ से होगा वो बोल रहा है कि किसके बराबर हो, एफ के बराबर हो। तो डी प्लस ई देखें तो यहाँ डी वेक्टर है आपका इसे, और जो ई वेक्टर है आपके पास ये है। ठीक, और वो बोल रहा है कि एफ के इक्वल हो। तो एफ के इक्वल तो ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास करना चाहिए, बीच से पास करना चाहिए। जबकि एफ वेक्टर कहाँ है, ये कहीं इस तरफ दे रखा है अपने को। तो ये सी ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन को एक बार चेक करें। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बी वेक्टर और ई वेक्टर जो है यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन डी भी अगर एक बार इसमें चेक करते हैं, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बी वेक्टर नीचे की तरफ है और ई वेक्टर इस तरफ है, और रिजल्टेंट इनका कहीं यहाँ पर होगा और एफ वेक्टर कहीं यहाँ दे रखा है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ई वेक्टर है वो ई वेक्टर इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन लेके एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं। तो ई वेक्टर ए और बी में तो आया नहीं था। सी में अगर देखें हम लोग, तो सी में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हाँ, ये देखिए ई वेक्टर इधर है और इधर ये डी वेक्टर है। तो एफ वेक्टर बिल्कुल इनका रिजल्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस प्रिंट था मेरे पास, जो प्रिंट आउट है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, इसका सी होगा। ठीक है, इसको भी एक बार चेक करेक्ट कर लेते हैं डी ऑप्शन को। तो डी ऑप्शन में बी है और इस तरफ क्या है, ई है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट एक्चुअल में इधर आना चाहिए और एफ क्या है, वो इस तरफ है। तो ऑप्शन डी भी क्या है, वो रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी 2 वेक्टर्स हैं और थीटा इनके बीच में एंगल है, और थीटा एंगल यहाँ अपने को निकालना है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, √3 टाइम्स ए डॉट बी के। सॉल्व करें, सिंपल से फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करने अपने को। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए क्रॉस बी का, ए बी साइन थीटा, और ये कितना है, √3 ए बी कॉस थीटा। तो ए बी भी यहाँ से उड़ेगा, इसको नीचे लेकर आओ तो यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से, 60 डिग्री। चलिए आंसर जो होगा इसका, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 वेक्टर्स गिवन है और ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जैसे ही आपको दिखेगा 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, आपके भेजे में एकदम से जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो आएगा अपने पास 0। तो इक्वल टू 0 कर दो। पर इसमें थोड़ी चालाकी कर रखी है उसने,
क्या चलाई कर रही है, आई और जे की पोजिशंस इंटरचेंज करने की है, -8 और यहाँ से कितना होगा ये +12 और इसका के साथ होगा +8 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू -4, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू -1/2, जो कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास फिर से लगभग वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे सॉल्व किया। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में एक रिलेशन गिवन है, तो आपसे पूछा गया इसमें कि भाई ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इससे मिलेगा अपने को एंगल, क्या एंगल होगा, पीछे निकाला ही अभी हमने। तो ए क्रॉस बी का मॉड √3 टाइम्स ए डॉट बी के मॉड के मतलब बराबर है। तो यहाँ से ये ए बी साइन थीटा इक्वल्स कितना होगा, √3 ए बी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल और टेन थीटा अपने पास कितना आ गया, √3 आ गया। तो थीटा आ गया अपने पास 60 डिग्री। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा भाई, ए बी साइन थीटा। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है फिर से इस क्वेश्चन में, ये ए क्रॉस बी नहीं होगा, ये ए प्लस बी होगा, जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से। तो ए प्लस बी का अपने को मॉड निकालना है। तो ए प्लस बी का मॉड किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2, ये कैंसिल और इसकी पावर कितनी है, हाफ। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर हाफ के बराबर होगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। इन दैट केस द फोर्सेस क्या होगा, वो दो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका जो सम है वो परपेंडिकुलर है किसके, उनके डिफरेंस के। तो ऐसी एक ही चीज़ बनती है, वो क्या चीज़ है कि भाई जो वेक्टर हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे ईच अदर, ठीक है ना। इक्वल मतलब अपने मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ से वो बोल रहा है कि भाई एक ऐसा पॉलीगन है जिसके दोनों डायगोनल्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कब बनते हैं, जब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, उनकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हो। अरे समझे क्या, वरना मैथमेटिकली भी ये यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, वो बोल रहे हैं कि ए प्लस बी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है किसके, ए माइनस बी के। अरे समझे क्या, तो जैसे ही हमने ये सुना और उनको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देना है। तो ए के साथ ए का, तो यहाँ से जब आप करोगे ए डॉट ए, साथ में यहाँ से और क्या होगा, माइनस ऑफ ए डॉट बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 0। अब किसी भी दो इक्वल वेक्टर्स का डॉट मतलब सेम वेक्टर के साथ, वो क्या था, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या आएगा, -b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू बी के बराबर आ जाएगा। अरे सब जगह बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, वो स्टेट कर रहा है कि जो गिवन वेक्टर है ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएं। क्या कान खड़े हो, इसको हम ए वेक्टर एज्यूम कर लें, मतलब ए टोपी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा भाई, वो है 1। तो a इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के स्क्वायर, 1 के इक्वल। अब दो साइड स्क्वायर कर दो इसको, तो 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया। तो c स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से 0.89 इक्वल्स टू 1। तो c स्क्वायर इज 1 माइनस 0.89
मतलब 0.11, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी सी की रूट ओवर कितनी आएगी 0.11 प्लस और माइनस। तो ऑप्शन सारे के सारे क्या पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमसे पूछा कौन सी क्वांटिटी इसमें वेक्टर नहीं है, तो एक ही क्वांटिटी दिख रही है जो कि स्पीड है। अब स्पीड के पास क्या होता है भाई, बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं है, तो दैट्स वाई स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बाकी जो तीनों गिवन क्वांटिटीज़ हैं, वेलोसिटी, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, तीनों वेक्टर्स हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विल बी। तो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखें, कभी भी जैसे ए वेक्टर अपने को गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी है अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछे, तो आपके भेजे में सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट करने का ख्याल आना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई ख्याल नहीं आए। तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और साथ में बी के मैग्नीट्यूड के बराबर कॉस ऑफ एंगल होता है। तो ए डॉट बी जब करोगे तो आई के साथ आई का डॉट कितना होगा 9, जे के साथ जे का डॉट कितना होगा यहाँ से 16, और के के साथ के का डॉट -25 डिवाइड बाय, यहाँ पर इवन इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर ही क्या आ गया 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा कितना हो गया, वो हो गया 90 डिग्री। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ए वेक्टर के साथ हमने 0 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट आएगा अपने पास यहाँ पर 0, और ऐसे केस में जो अपने पास आंसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के साथ आपने क्रॉस किया है किसी भी एक दूसरे वेक्टर को, तो उसका रिजल्टेंट जो मिलेगा अपने पास एक क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, और वो वेक्टर कैसा होगा, एक नल वेक्टर होगा या फिर 0 वेक्टर, समझे क्या, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो ये 0 आता है, आप एक बार मेरा क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑन वेक्टर का लेक्चर देखें, ठीक है, वहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर एक फिर से मैं बता देता हूँ, ए और बी 2 वेक्टर्स हैं, मान लीजिए ये और ये, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूँ वो डाउन द प्लेन होगा, जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से, ठीक है ना, डाउन द प्लेन है, और जो ए है वो आपका इसी प्लेन में लाई कर रहा है। अब ए के साथ इसके रिजल्टेंट का अपने को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब ए डॉट जो आपके पास एक वेक्टर आया है इनका रिजल्टेंट वो परपेंडिकुलर है दोनों के, तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या रहेगा, वो क्या रहेगा अपने पास, क्या आ जाएगा 0, मतलब ये क्या है यहाँ पर बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, हम सीधा सीधा यहाँ से ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका 0 रहेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी सी गिवन है अपने को रेस्पेक्टिवली, और क्या है यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी है, और इनके बीच में एंगल हमसे पूछा गया है, तो बिल्कुल निकालेंगे हम लोग। तो इसको कैसे करेंगे, हमसे बोला है कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है सी वेक्टर है, और एंगल पूछा है ए और बी के बीच में, तो क्या करें आप, यहाँ पर दोनों तरफ, इस पर्टिकुलर केस में अपने को क्या गिवन है कि सी रिजल्टेंट है ए और बी का, तो जब सी रिजल्टेंट होगा तो सी को हम कह सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सी और ए बी की यहाँ पर वैल्यू पुट करो, सी कितना यहाँ पर 5 है, रूट ओवर ए जो है ए का स्क्वायर कितना होगा 9 और बी का स्क्वायर यहाँ पर 16, 2 इंटू 3
इंटू 4 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 12 24 कॉस ऑफ थीटा। तो 25 कैंसिल, कॉस थीटा इंटू 24 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 0। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है यहाँ पर, 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the roof of top of the two buildings 100 meter apart and of same height। कितनी सेम स्पीड से फेंका है, when and where they will collide। ये दो बिल्डिंग्स हैं सेम हाइट की, ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच में अपने को सेपरेशन नोन है, और वो सेपरेशन कितना है, 100 मीटर्स है। एक दूसरे की तरफ 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर करती है गोली को ए और ये बी। इस क्वेश्चन को बेसिकली पूछा गया है भाई कितने टाइम में ये कोलाइड करेंगे। तो सीधी बात है, एक पे बैठ के दूसरे को देखो, मतलब यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। ठीक है, अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले क्या करो, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए लिख लो। ठीक है, वो 25 आई कैप लिख देता हूँ, और वेलोसिटी ऑफ बी वो -25 आई कैप होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप लिखो तो वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वैल्यूज़ जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने पास 50 आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करें तो कितना होगा भाई, -10 जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बी वो कितना होगा, -10 जे कैप। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब निकालेंगे तो आ जाएगा 0। मतलब सिंपल सा, एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखेगा। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ए की सेम हाइट से वो क्या कर रहे हैं भाई, फेंके गए हैं। तो जब बी ए को देख रहा है तो ए इस तरफ चलता हुआ दिख रहा है, किस तरफ, बी की तरफ। तो कोलाइड तो करना ही करना है हमको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसमें, 100 आई कैप हो जाएगा। अब टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो कोलाइड करेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन जो भी रिलेटिव स्पीड आई होगी वो यहाँ से वी ए बी हम लिख देंगे, 100 डिवाइड बाय 50, मतलब 2 सेकंड के बाद ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अरे क्लियर सबको। अब पूछा है कहाँ कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के लिए ठीक है अपने को क्या करना पड़ेगा, इस एक किसी भी बॉडी का मोशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी भी एक बुलेट का मोशन देख लें, मान लेते ए बुलेट को ही हम अगर ऑब्जर्व करें तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। अब वो 2 सेकंड में कितना वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, सिंपल सा अपने को वो फाइंड करना है, और अपने पास उसके बाद 200 में से उसको माइनस कर देंगे। तो y इक्वल्स टू यू बाय टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी गिवन है, 0 गिवन है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, हाफ -10 उसका एक्सेलरेशन है, और टाइम 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, -20 मीटर, मतलब माइनस यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो -20 ऊपर से 20 मीटर नीचे कोलाइड करेंगे। और ग्राउंड से अगर देखेंगे तो ये हाइट टोटल अपने को कितनी गिवन है, 200 गिवन है। तो ये हाइट जो आ जाएगी इस केस में अपने पास h कितना हो जाएगा, h विल बी 200 - 20 जो कि 180 मीटर के बराबर होगा। और अपना कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लॉग, shot from the bottom of the long smooth inclined plane kept at a angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the incline is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel speed x2, sorry distance x2। तो बोल रहा है कि भाई 60 डिग्री जब एंगल है
उसको हमने ऊपर फेंका ऐसे कुछ u स्पीड से, तो वो x1 डिस्टेंस चल के रुक जाता है। और दूसरे केस में एंगल 30 डिग्री कर दिया, सेम स्पीड से फेंका, तो कुछ वो x2 डिस्टेंस चल के रुक जाता है। फाइनल स्पीड कितनी हो रही है उसकी, 0 हो रही है। अब अगर हम देखें इसका जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसका कौन सा कॉम्पोनेंट काम करेगा यहाँ पर, वो g sin थीटा वाला, दोनों केस में। तो पहले केस में g sin 60 है, दूसरे केस में कितना हो जाएगा g sin 30 डिग्री, ठीक है ना। sin 60 कितना होता है √3/2, और दूसरे केस में 1/2, मतलब ये g/2 के बराबर आ जाएगा और ये √3g/2 के बराबर होगा। अब रिटार्डेशन का केस है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, v² को u² + 2s लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, u² - 2, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, a × x। तो यहाँ से हम अगर x लिखेंगे तो u²/2a, एक जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया, ठीक है। और x1 की अगर बात करें तो x1 कितना होगा इसमें, u²/2g √3/2, और दूसरे केस में जो x2 है वो कितना हो जाएगा u²/2g/2। यहाँ से ये 2 उड़ेगा और अपने पास x1/x2 का जो रेशो होगा u²/g √3, और ये कितना है u²/g। तो यहाँ से ये और ये उड़ा, अपने पास आंसर कितना आ गया इसका, 1:√3। इसका आंसर करेक्ट होगा जो कि ऑप्शन बी है। समझे क्या? तो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, XY कोऑर्डिनेट हैं एक पार्टिकल के, कुछ टाइम के साथ उसका वेरिएशन दे रखा है, हमसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ इसका। तो एक्सेलरेशन बिल्कुल बताएंगे। तो एक्सेलरेशन अगर इसका निकालना है किसी भी t टाइम पर, पहले हम Vx निकालें तो Vx क्या होगा, dx/dt। तो dx/dt जो आएगा इसमें 5 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 4t। अब ax निकालने के लिए dv/dt यहाँ पर लिखोगे तो कितना आएगा, ये -4 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं vy की बात करूँ तो इस वाले कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, जो कि 10 के बराबर आ जाएगा, और ay अगर हम लिखते हैं वो 0 हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन अगर हम लिखें वो हो जाएगा axi कैप प्लस ayj कैप। तो ay तो 0 है, तो आंसर कितना हो जाएगा इस केस में, -4j कैप अपने पास इसकी वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक शिप है जो वेस्ट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 10 km/h एंड ए शिप बी जो है वो 100 किलोमीटर साउथ है ए के, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, सेम स्पीड से। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो पहले डायग्राम बना लें, उसके बाद क्वेश्चन समझें। ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और यहाँ पर ये साइड इसकी ईस्ट। तो ए जो है वो किस तरफ चल रहा है, वो चल रहा है वेस्ट की तरफ, यहाँ इस तरफ, ठीक है। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड की, किलोमीटर पर आर की स्पीड है, ठीक है। और शिप बी जो है वो कहाँ है, साउथ है, ए के साउथ यहाँ पर कहीं, और वो मूव कर रहा है किधर, नॉर्थ की तरफ। कितने किलोमीटर दूर है वो इनिशियली यहाँ से, 100 किलोमीटर दूर है, सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 10 km/h की। अब यहाँ पूछा कितने टाइम के बाद उनमें जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट आएगा वो अपने को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का बड़ा एक आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले आप क्या करो, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो, किसकी, किसी भी एक शिप की दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो मैं बी की ए के रेस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी है यहाँ पर 10j कैप, और ए है -10i कैप। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10i कैप। तो अगर ये मैंने यहाँ पर लिख ली पहले, उसके बाद इसको ड्रॉ कर दो, जो वेलोसिटी है उसको ड्रॉ कर दो,
किस पर, जिसका हमने लिखा है। तो जब आप ड्रॉ करोगे इसको तो ये किधर दिखेगा अपने को, ऑब्वियस सी बात है इस तरफ, दूसरा कलर लेते हैं, इस तरफ इसकी वेलोसिटी होगी रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट अपने को किधर दिख रहा है, ये 10, ये 10। ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, हम ए पे बैठे हुए, तो ए तो मेरे लिए रुका हुआ है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से इस रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ये डी। ये डी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर हम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, टाइम पूछा है, तो मैं ये बी ए और इसको मैं सी ले लूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद ये एंगल निकालो जो रिलेटिव वेलोसिटी है कितना बना रही है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। तो अगर हम 10 थीटा लिखें, इसको मैं थीटा लिख लूँ, तो कितना होगा भाई, 10/10 मतलब वो कितना आ जाएगा, 145 डिग्री, 45 डिग्री। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा, BAC। अपने को यहाँ पर निकालना है कितने टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करेंगे। तो टाइम होगा सीधा सीधा BC अपॉन V रिलेटिव का मैग्नीट्यूड। तो BC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये 100 गिवन है, तो 100 cos 45 डिवाइड बाय यहाँ से वो कितना होगा, 10√2, ये और यहाँ से उड़ेगा, ठीक है ना। और cos 45 डिग्री कितना है यहाँ पर, वो है 1/√2, और यहाँ भी ये 1/√2। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 10/2 मतलब 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करेंगे। क्या गिवन, पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। उस पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हमें ये 4 ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा इसमें गलत है, कौन सा सही है। तो पहले तो ये पाथ की बात कर रहा है कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल का पाथ क्या होगा। तो पहले हम उसके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं। तो हमें जो वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, वो क्या है, 4 sin 2πt आई कैप प्लस 4 cos 2πt जे कैप। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है किसी भी टी टाइम पर। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना है, 4 sin 2πt, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 cos 2πt। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करो भाई, स्क्वायर करो दोनों साइड और उसको ऐड कर दो। तो यहाँ से अगर जब ऐसा करें हम लोग, तो हमारे पास क्या है, x² + y² इक्वल्स टू कितना होगा, राइट साइड में क्या ले लोगे आप लोग, 4² बाहर कॉमन ले लेंगे हम लोग, अंदर क्या बचेगा, sin² 2πt प्लस cos² 2πt। तो यहाँ पर ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अपने पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई वो क्या आ गई, यहाँ से x² + y² इक्वल्स टू r² मतलब 4²। तो ये किसकी यहाँ पर इक्वेशन बन रही है, सर्कल की। और अगर जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करें x² + y² इक्वल्स टू r² से, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 4 रहेगा। तो इसमें ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अब अगले उसमें ऑप्शन चेक करना है भी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द वेक्टर कितना होगा, v²/r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो और किस टाइप के सर्कुलर मोशन चल रहा है वो अपने को पता चलेगा जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इस जो गिवन वेक्टर है इसको डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो अपने को इसका वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। तो पहला जो फैक्टर इसमें 4 sin 2πt है, तो उसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आएगा भाई, 4 की जगह कितना हो जाएगा, 8π cos 2πt आई कैप, ठीक है ना। और साथ में जो दूसरा फैक्टर है 4 cos 2πt, उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा, -8π sin 2πt जे कैप। अरे क्लियर ना। तो यहाँ से ये अपने पास इसका वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी टी टाइम पर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हम फाइंड करें तो वो क्या होगा भाई, इसका √ओवर इसका स्क्वायर 8π cos 2πt का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या होगा 8π sin 2πt का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 8π
कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी 8 पाई आएगी, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो इस केस में अगर हम बोलें तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से साफ साफ दिख गया कि जो ऑप्शन सी है वो क्या है, गलत है, जो कि अपना आंसर रहेगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ऑब्वियस सी बात है किधर होगी, माइनस ऑफ तुम्हारे रेडियस वेक्टर के अपोजिट, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर लगता है। तो और अपना जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है, वो सी ऑप्शन है, क्योंकि स्पीड कितनी आई है अपनी 8 पाई आई है और ऑप्शन में 8 दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पार्टिकल है, उसे फायर किया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth, ठीक है। the value of acceleration due to gravity निकालनी है अपने को, उस प्लेनेट पे क्या होगी। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन सेम है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हम यहाँ पर लिखें, ऐसे केस में जो रहती है वो कैसे रहती है, पैराबोलिक रहती है। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ वो बोल रहा है कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो दोनों केस में क्या है, सेम है। तो आइडेंटिकल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वजह से तो आइडेंटिकल ट्रेजेक्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ये वाला जो कॉफिशेंट है दोनों ट्रेजेक्ट्री के लिए, दोनों पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगा, सेम। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो अपने पास g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अर्थ पर लिख देते हैं, दूसरी जगह g डैश हम ले लेते हैं डिवाइड बाय 2u डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एंगल ऑफ पोजीशन सेम है, ये और ये उड़ जाएगा यहाँ से। तो g डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, वो हो जाएगी u डैश अपॉन u का होल स्क्वायर इनटू g। तो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करो, u डैश कितना है यहाँ पर 3 है और u कितना है 5 है। तो 3/5 का होल स्क्वायर इनटू जो g की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 9.8। तो यहाँ से अपने पास आएगा 9/25 इंटू 9.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे अपने पास 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर ये गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0, 6, 7 एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 13, 14 एट t इक्वल्स टू 5। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की 0 से 5 सेकेंड के बीच में। तो सिंपल सा है भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे एवरेज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो भी लगा हो उसको, तो यहाँ से पहले हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आर फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन जितना उसको टाइम लगा उसको 5 सेकेंड में, ठीक है ना। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालें इस केस में तो t इक्वल टू 0 पर 2, 3 दे रखा है अपने को। तो इनिशियल वेक्टर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है उसका वो है यहाँ पर कितना 13i कैप प्लस 14j कैप। ये इस फॉर्मूले में सीधा सीधा हम पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 13i कैप प्लस 14j कैप माइनस ऑफ यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ 11i कैप और प्लस 11j कैप अपॉन 5 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अपना आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी इसमें दे रखा है अपने को। तो आंसर डी हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज़, ये दे रखी है, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट वी कितनी होगी। देखो ये सीधा सीधा एक यहाँ पर रिजल्ट होता है कि एक पार्टिकल को
जिस स्पीड से हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फेंकते हैं ओब्लिकली, वो सेम स्पीड से आगे लगता है, ठीक है ना। यहाँ भी यू होगी तो यहाँ भी यू रहेगी, बट फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल यहाँ पर थीटा था तो यहाँ भी थीटा ही बनाएगा, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा सीधा सीधा। मतलब वी ए इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है अपने को 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। बी वी जो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ड्यूरिंग द मोशन चेंज होता नहीं है, इस केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो रिवर्स हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप। डायरेक्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एल्स अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या करें, किसी टाइम पर पहले इसकी वेलोसिटी वेक्टर लिखें और टाइम ऑफ फ्लाइट पर के बाद या जस्ट उससे पहले ये कितनी स्पीड वेलोसिटी से टकराएगा वो यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, तो एंगल ऑफ पोजीशन कितना होगा, बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक पार्टिकल की आर और एच दोनों बराबर है, तो आर कितना होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर होगा। ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये और ये यहाँ से उड़ेगा, ठीक है ना। 4 ये 2 इस तरफ और ये tan थीटा के बराबर, तो सीधा सीधा थीटा जो आएगा अपने पास क्या आएगा tan इनवर्स 4। लगभग ये जो एंगल होता है ये 76 डिग्री के आसपास होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर ए मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू इसमें गिवन है, अपने को रेंज ऑफ द मिसाइल निकालने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम रेंज हमें पता है कितने एंगल पर होती है, 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री इसमें थीटा रहेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो उस केस लिए आर मैक्स जो रहता है वो आता है यू स्क्वायर बाय जी। तो यू कितना है बच्चे, वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 10, तो ऊपर 400 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आ गया 40 मीटर, जो कि ऑप्शन डी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसका एक्सेलरेशन अपने को गिवन है। हमसे पूछा भाई इसकी स्पीड निकालो 10 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। हमसे वेलोसिटी पूछिए, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली किसी भी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो v वेक्टर कैन बी रिटन एज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में हम पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज़, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस यहाँ से कितना होगा 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इंटू t, ये मेरे पास v वेक्टर आ गया। 3 प्लस 0.4t i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 0.3t j कैप, ठीक है। अब कितने टाइम के बाद पूछा, ये तो जनरल एक्सप्रेशन 10 सेकंड के बाद पूछा। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम लोग 10 सेकंड, तो 3 प्लस 0.4 इंटू 10 i कैप प्लस 4 प्लस 0.3 इंटू 10, ये क्या हो गया यहाँ से j कैप, तो ये कितना आएगा 7i कैप प्लस 7j कैप। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी t टाइम पर, और इसका बस हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेक्स एंगल 45 डिग्री with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of change in its momentum will be, ठीक। ये बोल रहा है कि जब वो वहाँ से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे उस टाइम चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो अगर इसको हमने v स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, तो ये v स्पीड से ही जाके टकराएगा थीटा एंगल पे, ठीक है, थीटा एंगल होगा।
तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखें वो कितना हो जाएगा, v, इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे, एक इधर और एक वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा जे कैप, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कितना होगा इसमें, v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप हो जाएगा। हमसे मोमेंटम में चेंज की बात कर रहा है, तो डेल्टा p वेक्टर जो होगा वो होगा m v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। तो जब आप लोग इसको डिफरेंस लेंगे तो i वाला फैक्टर तो उड़ जाएगा और जो आएगा इसमें वैल्यू आ जाएगी -2mv sin थीटा जे कैप। दिस इज डेल्टा p वेक्टर, क्लियर ना। अब हमसे बस मैग्नीट्यूड पूछा है मात्र, तो मैग्नीट्यूड होगा अपना कितना, 2mv साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, तो 2mv साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सीधा सीधा √2mv हो जाएगा। अरे क्लियर बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और एक्स वाई प्लेन में। कोऑर्डिनेट्स कुछ टाइम के बाद उसके √3 हो गए, तो पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस कितना एंगल वो बनाएगा, ठीक है भाई। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इनिशियली वो कहाँ पर था, ओरिजिन पे था। कुछ टाइम के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो पी पॉइंट है और कितना √3 है। तो हमसे पूछा है कितना ये जो इसका पाथ है स्ट्रेट लाइन, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को लाइन ज्वाइन कर रही है, तो एक्स एक्स से कितना एंगल बनाएंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है भाई। ये डिस्टेंस एक्स में कितना है, √3 है, इसके कोऑर्डिनेट्स इधर लिख दो 0 0, और वाई में कितना गया है, वो 3 ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली tan थीटा का लिखें तो 3/√3 मतलब कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो थीटा कितना आ गया इसमें, 60 डिग्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फॉर प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड दूसरा एंगल है 45 डिग्री प्लस थीटा। द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशो। तो वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। दो एंगल्स के लिए क्या होती है, रेंज सेम रहती है। वो एंगल मान लो एक अल्फ़ा ले रखा है आपने, दूसरा एंगल बीटा ले रखा है। तो अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वैसे केस में अपने को रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है ना। तो इस केस में जो एंगल अल्फ़ा है वो 45 माइनस थीटा, दूसरा कितना है 45 प्लस थीटा। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू, 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स पर रेंज क्या रहेगी, सेम। तो 1:1 का रेशो रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हम डायरेक्टली भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मेथड 1 रिजल्ट अगर याद है आपको तब, और अगर रिजल्ट याद नहीं रहा मेथड 2 जनरल मेथड से सॉल्व करें। R1 पहले केस में हम रेंज ले लेते हैं जो कि u² sin 2 45 माइनस थीटा डिवाइड बाय g। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो u² sin 90 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, वो g आ जाएगा। तो sin 90 माइनस 2 थीटा जो होगा वो कितना होता है, cos 2 थीटा के बराबर होगा। मतलब रेंज हो जाएगी u² cos 2 थीटा बाई जी। दूसरी केस में जो रेंज रहेगी R2, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, u² sin 2 45 प्लस थीटा डिवाइड बाय जी। तो यहाँ अगर देखोगे तुम लोग तो u² बाय जी sin 90 प्लस 2 थीटा। तो sin 90 प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, वो भी cos 2 थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि R1 इक्वल्स टू R2 है, तो रेशो कितना हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। तो डायरेक्टली पहला वाला केस या पहला मेथड या दूसरा मेथड कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 projectiles are projected with the same initial velocities at an angle 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with the horizontal। तो वो बोल रहा है कि भैया मैंने फिर से ऊपर वाला आइडेंटिकल क्वेश्चन है ये,
एक एंगल अल्फ़ा पहले केस में 30 डिग्री है और दूसरे केस में जो है बीटा मैं उसको ले रहा हूँ 60 डिग्री है। तो अगर मैंने बोला अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ पोजीशन सेम है, यहाँ u है यहाँ भी u है, तो दोनों की रेंज जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, r1 इक्वल्स टू r2। तो क्या होने वाला है, देयर रेंज विल बी इक्वल। सीधा सीधा ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड। ठीक है ना? रॉड स्लाइड्स along the perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the right is 10 meter per second. What is the velocity of B when theta is 60 डिग्री? रॉड है, एक रिजिड सिस्टम है, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? कंस्ट्रेंट है किसी भी एक रिजिड बॉडी की दो पार्टिकल्स की सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब अलोंग द स्ट्रिंग इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, या इस पॉइंट की जो वेलोसिटी वी वी मैंने ली है, ये एंगल 30 डिग्री पर है। इसका ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा वी बी कॉस 30 डिग्री अलोंग द स्ट्रिंग। कौन सा? रॉड। और इसका क्या है भाई, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, मतलब ये 10 दे रखा है तो ये 10 कॉस 60 डिग्री, दूसरा ये वाला कंपोनेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब रिजिड सिस्टम है तो कभी भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो सकता। तो मतलब ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा सेम होगी। तो वी ए का पैरेलल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? वी बी के पैरेलल कंपोनेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से 10 कॉस 60 आप लिख सकते हैं वी बी किसके इक्वल? कॉस 30 डिग्री के। कॉस 60 कितना होता है बच्चे? 1/2। तो ये 5 यहाँ से वी बी बाय √3/2। तो वी बी मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 10/√3। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर जो है 10/√3 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 5.88 मीटर पर सेकेंड की, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू हिट टारगेट 100 मीटर अवे। एट वॉट हाइट अबव द टारगेट शुड द गन बी एम? कितने ऊपर उसको एम करें ताकि वो जाकर उस टारगेट पर हिट कर जाए? तो मान लेते हैं भाई कुछ गन जो है एक ज़मीन पर रखे हुए टारगेट पे हिट करती है ऐसे। अब उसमें डायरेक्शन, ठीक है, और उसकी हाइट अपनी कितनी है? ज़मीन से h हाइट ऊपर है। तो हम सीधा सीधा उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दें ताकि वो सीधा यहाँ जाके लग जाए। मतलब सिंपल सा ये पोजीशन फ्रॉम टावर का केस है। तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपका 100 मीटर। ठीक है, और जो इसकी स्पीड ऑफ पोजीशन है वो कितनी है? 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो रेंज 100 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से अपने को 100 मीटर है, तो अपने को क्या मिल जाएगा इसमें? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। वो कितना होगा भाई? ux इंटू टी। तो t हो जाएगा r/ux। r कितना है? 100 और स्पीड है हॉरिजॉन्टल वो 1000, तो मतलब 1/10 सेकेंड्स। 1/10 सेकेंड में जाके वो स्ट्राइक कर जाएगा। अब उतने टाइम में ये कितना नीचे जाएगा वही अपना आंसर होगा, क्योंकि हमने जो उसको एम किया है हॉरिजॉन्टली एम किया है ऐसे। ठीक है ना? तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हम देख लें तो y इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t² लगाएंगे। भाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नीचे की डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लें, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ले लें। तो मैं h मान रहा हूँ उसको, u/y 0 है, y डायरेक्शन में इनिशियल कंपोनेंट कुछ नहीं था, हाफ एक्सेलेरेशन 10 है। ठीक है, टाइम 1/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 5, ये आ गया यहाँ से 5/100 मीटर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज, ये दे रखा है अपने को
द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या रहेगी, उसने पूछी है। ठीक है, तो सीधा भाई वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपके दिमाग में एक ही चीज़ जान जी, उसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर जो मिलेगा यहाँ से वो डी आर बाई डी टी होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आएगी भाई, ए वैसे रहेगा, ए इंटू ओमेगा माइनस साइन के साथ साइन ओमेगा टी आई कैप, और दूसरे वाले का साइन का जो डेरिवेटिव होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा बच्चों, अब यहाँ से आप ओमेगा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है इसमें क्या रहेगा। अच्छा, इसने पोजीशन वेक्टर से एंगल पूछा है अगर देखा जाए तो एक तरीके से। तो वी वेक्टर अपने पास ये है और आर वेक्टर अपने को नोन है। एंगल अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में निकालना है तो सीधा सीधा आप डॉट प्रोडक्ट कर लें। वो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा भाई, कॉस थीटा वहाँ से मिल जाएगा, वी डॉट आर वेक्टर अपॉन यहाँ से होगा आर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई के साथ आई का, जे के साथ जे का, तो ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर तो ज़ीरो आ गया, नीचे मैग्नीट्यूड भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। और कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या है, एंगल 90 डिग्री। मतलब जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, इज परपेंडिकुलर टू इट्स पोजीशन वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। देखो फिर से रिपीट हुआ सेम क्वेश्चन। मैंने बोला कभी भी ऐसा केस हो कि भाई दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ठीक है, इसकी स्पीड u, इसकी भी स्पीड u, इसका एंगल ऑफ पोजीशन 30 डिग्री, इसका एंगल ऑफ पोजीशन मैं बीटा लेता हूँ 60 डिग्री। ऐसा केस अपने को अगर मिला तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर आ गया जो कि इस केस में आ रहा है, इसका मतलब दोनों की रेंज R1 और R2 वो क्या होंगी, बराबर रहेंगी। अरे समझे क्या बच्चों। तो यहाँ से अपना ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर। जी की वैल्यू दे रखी है, मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल कितनी होगी। तो यहाँ से अपने को रेंज मैक्सिमम दे रखी है। तो मैक्सिमम रेंज अपने को पता है भाई वो कितने एंगल पे मिलती है, वो थीटा 45 डिग्री पे मिलती है। इस केस में वो कितनी दे रखी है, 16 किलोमीटर। तो मीटर्स में 16,000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यू की वैल्यू अपने को निकालने के लिए बोला है, जी की वैल्यू 10 इस पर्टिकुलर केस में गिवन है। तो अगर हम देखेंगे तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यू रूट ओवर 1,60,000 मतलब 400 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से रिलेटिव के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। इफ़ ही स्टैंड्स ऑन द साउथ बैंक एंड विश टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ कितना होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमारी नदी है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और यहाँ पर साउथ है, ठीक है। तो इस तरफ नदी बह रही है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अच्छा एक डाउट बच्चों को बड़ा आता है यहाँ पर, ये जो स्टिल वाटर में स्पीड है, ये ध्यान रखें हमेशा, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। वो स्टिल वाटर में ज़रूर दे रखी है बट वो हमेशा रिवर के रेस्पेक्ट में है, 20 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है कि उसके शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, मतलब ए से कूदा है और ए के सामने उसको बी पे एग्जैक्टली निकलना है। तो कितने एंगल पर वो कहाँ से एंगल बनाए, नॉर्थ से कितना बनाए ताकि डायरेक्टली बी पे पहुँच जाए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। ये जो वेलोसिटी है दिस इज वेलोसिटी ऑफ
स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इधर ये अगर आप पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ अगर हम क्या लिखें, साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये वी आर अपॉन वी एस आर, जो कितना आएगा 10/20 आ जाएगा। और इस केस में वो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री कहाँ से, नॉर्थ से किधर, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा, 30 डिग्री वेस्ट, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर ए और बी दो पार्टिकल्स हैं, ए बी, ठीक है। ये बोला कि इनको कोलाइड करें, ये कब कोलाइड करेंगे उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो पार्टिकल ए की जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर दे रखी है, और पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर दे रखी है, ठीक है। अब ये ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में b का और a का पोजीशन वेक्टर गिवन है यहाँ पर, ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है। अब सिंपल सी बात एक अपने को पता होती है कि अगर पार्टिकल्स को कोलाइड करना है, तो अगर मैं एक पे बैठ के दूसरे को देखूं, मतलब बी पे बैठ के ए को देखूं, तो जो ए है वो बी की तरफ मूव करता हुआ दिखना चाहिए, मतलब इस तरफ मूव करता आना चाहिए। मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ वन, पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 की रहेगी। मतलब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो है वो किस तरफ होनी चाहिए, ए बी के अलाउंग। तो मैं कहाँ से बैठ के देख रहा हूँ उसको, बी से बैठ के ए के देख रहा हूँ। तो पोजीशन वेक्टर जो रहेगा इस पार्टिकल का वो क्या रहना चाहिए भाई, मैं बी पे बैठ के इधर देखा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का बी के रेस्पेक्ट में या 1 का रेस्पेक्ट में 2, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। तो अगर यहाँ से इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये इसका मुझे डायरेक्शन मिलेगा। माइनस टाइम्स यहाँ से क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 डिवाइड बाय यहाँ से क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड। माइनस साइन आप अंदर ले जाओ तो यहाँ से क्या आएगा, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर डिवाइड बाय v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू कितना होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड। मतलब इसमें क्या करेक्ट है, वो करेक्ट रहेगा ऑप्शन ए। उल्टा भी कर सकते हैं इसको, माइनस साइन या तो ये लिख लो या फिर माइनस साइन दूसरी तरफ ले जाओगे तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन यहाँ से क्या होगा, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। दोनों एक ही बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे ये या जो मैंने लिखा था। तो ये बेसिकली इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन आ गया कोलिजन का तो ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे, ए पर्सन इज स्विम्स इन ए रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हिज स्पीड ऑफ स्विम इज कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द स्पीड ऑफ द रिवर। तो मैंने बोला भाई ऐसे केस में जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेगा, ए से कूदा है और डायरेक्टली बी पर निकलना है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला रहता है वो साइन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और यहाँ से एंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है, थीटा जो मैंने लिखा है। और यहाँ पर ये एंगल अपने को 120 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, वी आर, जो कि अपने को निकालने के लिए बोला इसने, ठीक है। और वी एस आर अपने को गिवन है 0.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, हाफ, और यहाँ से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना होगा, 1/4 मीटर पर सेकेंड। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट क्रॉसेज द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। आप देखो ये बार बार शॉर्टेस्ट पाथ के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज कितनी होगी? तो यहाँ वही चीज़, भाई इसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है ए से बी तक, ठीक है, और उसने जो क्रॉस किया है उसका टाइम यहाँ पर अपने को नोन है। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, ये होती है VSR, ये होती है VR, ठीक है। अगर इस तरफ हम ग्राउंड से बैठ के देखेंगे वो मिलेगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो किसके को होगी, रूट ओवर यहाँ से VSR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना, वहाँ से ये चीज़ मैंने फाइंड की, और ये डिस्टेंस हम D मान लें, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा उसको, D बाय रूट ओवर यहाँ से VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अरे समझे क्या बच्चों, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो गिवन है। D गिवन है यहाँ पर कितना अपने को, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में ही है, चीज़ें वैसे ही लिखते हैं। तो 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है स्टिल वाटर में, वो कितनी है, वो 5 है। तो ये यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस VR अपने को फाइंड करना है। 15 मिनट में कर रहा है, अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर 4 के बराबर। इसको अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस VR स्क्वायर इज 16, तो VR स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, और VR की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर कितनी होगी, वो निकालने के लिए यहाँ पर इसने बोला है। तो सीधी बात है, VR जो रहेगा, एक पार्टिकल है या कोई भी बोट रिवर में स्विम कर रहा है, तो मान लो किसी एंगल पर कूदा, ये होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर होती है। तो एक्चुअल जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अपने को दिखेगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर हम उसको लिखते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो VR होगी वो इनका रिजल्टेंट है, दैट इज़ रूट ओवर, यहाँ से कितना होगा, ये B बोट है, B बोट इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस BBR का स्क्वायर। मैं एंगल जो ले रहा हूँ यहाँ पर 90 डिग्री ले रहा हूँ, क्योंकि एंगल दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। VB कितना गिवन है, वो 10 है, तो VR का स्क्वायर प्लस VBR यहाँ से 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 100 इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस 64 का रूट, ठीक है, सॉरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 VR का स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 36, VR आ जाएगा अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन B इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस स्पीड रिमेन अनचेंज आफ्टर टर्निंग 90 डिग्री, द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस इन टर्निंग प्रोसेस कितनी होगी। मतलब यहाँ पर क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वो निकालने के लिए बोला है यहाँ। अब ऐसे केस में क्या बोल रहा है वो, कि एक पार्टिकल है या बस है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वो 90 डिग्री का टर्न लेती है, स्पीड अनचेंज है उसकी, तो 90 डिग्री मान लो वो इस तरफ गया, और अभी भी स्पीड कितनी है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर। वो पूछा कि कितनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज़ क्या, वो बेसिकली चेंज की बात कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, 2v sin θ/2, ऐसे केसेस में अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तब, समझे क्या,
तो वैल्यूज़ पुट करें, 2 इंटू वी कितना है 50, और कितने एंगल से वो घूमा है 90 डिग्री पर, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और साइन 45 कितना होता है बच्चों, वो 52/√2, मतलब 50√2 इसकी वैल्यू रहेगी, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 इंटू 1.4, तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी इक्वल्स टू 70.7। ठीक है ना। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन भी निकालने के लिए बोला है। तो चेंज की बात कर रहे हैं, सो चेंज होता है बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है इसकी वो कितनी है भाई, -50 आई कैप, और इनिशियली जो है वो 50 जे कैप है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपके थर्ड। तो थर्ड मतलब ये डायरेक्शन यहाँ पर साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन रहेगी इसकी, मतलब इस तरफ डायरेक्शन होगी। तो आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड takes a t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, maximum height attained by it is equals to 4r. ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसमें निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ अपने को पहले केस में उसका टाइम दे रखा है और उसमें उसकी h की वैल्यू दे रखी है। तो h क्या होता है भाई, u² sin² थीटा बाय 2g के बराबर आता है। ठीक है, u अपने को नोन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और इस केस में थीटा अपने को फाइंड करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर जो h की वैल्यू है दैट इज़ 4r, वो पुट करेंगे अपन। पहले हम u निकालें, u कहाँ से निकालेंगे हम, t से। पहले केस में जब वो सर्कल में मूव कर रहा था तो एक चक्कर आर रेडियस के सर्कल का वो टी टाइम में लगा रहा था, तो 2πr बाय जो उसकी स्पीड है, वो स्पीड कितनी है, u से घूम रहा था वो। ठीक है, तो u की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2πr बाय टी आ गई। ऊपर वाली चीज़ों में हम यहाँ पुट कर देते हैं, h कितना है वो 4r के बराबर है, और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π² r² बाय t², नीचे 2g है। ठीक है, ऊपर क्या है यहाँ पर sin² थीटा के बराबर है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से उठ रही हैं, r और ये 4, लेफ्ट साइड में इसको ले जाएं, 2gt² बाय यहाँ से π² r, ये किसके को लाया, sin² थीटा के। तो यहाँ से sin थीटा जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2gt² बाय π² r, और उसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो थीटा कितना होगा यहाँ से, साइन इनवर्स 2gt² π² r इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर इन्हें गिवन फिगर ए दे रखा है पार्टिकल का, टोटल एक्सेलेरेशन है जो क्लॉकवाइज में एक पार्टिकल मूव कर रहा है उसका रेडियस अपने को नोन है यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे स्पीड पूछी गई है पार्टिकल की, क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब स्पीड निकाल सकते हैं हम सर्कुलर मोशन में, ये एंगल अपने को नोन है, इसके एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट कर लें टूवर्ड सेंटर। ये कितना आएगा, a cos 30 डिग्री, जो कि सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का, मतलब ac इज a cos 30 डिग्री, वो किसके को इक्वल होता है, v² बाय r के। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ra cos 30 डिग्री का रूट, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेडियस कितना है, 2.5 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और ये कितना होगा, √3/2 के बराबर रहेगा। अरे समझ गया। तो वैल्यूज़ अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें सब कैलकुलेशंस के बाद, तो अपने पास फाइनल आंसर जो होगा वो होगा C 5.7 मीटर पर सेकेंड। समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 stones of masses m and 2m are held in a horizontal circle. The heavier one is at a radius r/2 and lighter one is at a radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of
हैवियर स्टोन, ठीक है। दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, द हैवियर वन इज इन ए रेडियस r/2 एंड लाइटर वन इन ए रेडियस r। तो यहाँ से बना लेते हैं हम लोग। जो भारी वाला है उसका रेडियस r/2 है, उसका मास हम क्या ले लें 2m गिवन है। दूसरा वाला जो है वो r रेडियस में चल रहा है, उसका मास m है। और यहाँ पर क्या गिवन है, टेंजेंशियल स्पीड जो है लाइटर की, अगर इसकी स्पीड हम v मान रहे हैं तो इसकी स्पीड कितनी है nv यहाँ पर गिवन है। तुमसे पूछा है भाई इसमें दे एक्सपीरियंस सेम टेंजेंशियल फोर्स, तो सेम टेंजेंशियल फोर्स अगर है या सेंट्रीपिटल फोर्स सॉरी, तो उस केस में वैल्यू ऑफ n क्या रहेगी, ये T1 यहाँ पर टेंशन T2, ठीक है। वो बोल रहा है कि T1 इक्वल्स टू कितना है 2m v स्क्वायर बाय r/2, तो m v स्क्वायर बाय r होता है, ठीक है, पहले वाले केस का। तो अपने पास जो आंसर आएगा T1 हो जाएगा 4m v स्क्वायर बाय r। दूसरे वाले केस में टेंशन T2 अंदर है, तो T2 वैल्यू कितनी होगी m v स्क्वायर मतलब n स्क्वायर v स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा। बोल रहा है कि ये दोनों यहाँ पर क्या है भाई, इक्वल है। अरे बोल सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, इसका मतलब टेंशन ही तो प्रोवाइड कर रही है, दोनों की टेंशन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यहाँ से 4m v स्क्वायर बाय r वो किसके इक्वल आ जाएगा, n स्क्वायर m v स्क्वायर बाय r स्क्वायर के, सॉरी r के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखो आप लोग इन दोनों को कैंसिल कर दो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड, टाइम पीरियड गिवन है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल चल रहा है इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में UCM, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा उसके पास कौन सा होगा भाई, वो होगा सेंटीमीटर, तो v स्क्वायर बाय r, सीधा सीधा। अब यहाँ से अपने को v नहीं गिवन है तो v निकाल सकते हैं। v कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड कितना होगा 2πr बाय यहाँ से v के बराबर हो जाएगा। और जो v की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2πr, v कितना है 0.2π, यहाँ से ये उड़ेगा 2 लगेगा, ये 10 r के बराबर हो जाएगा। और r कितना है, r है आपका यहाँ पर 5, तो ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसे मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड रहेगी। तो यहाँ से हम AC अगर निकालेंगे, AC की वैल्यू कितनी होगी 0.5 का होल स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा यहाँ से 0.05। अरे समझे क्या बच्चों, तो यहाँ से कितना आ गया 0.25 अपॉन 0.05, ये और यहाँ से कैंसिल, तो AC विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन होगा। यूनिट्स थोड़े से यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है, सब में स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, टेक्स 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लूप। भाई एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। एक पार्टिकल सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है क्योंकि पूरे एक चक्कर में वापस इनिशियल पोजीशन पे वहीं आ गया, तो एवरेज स्पीड ज़ीरो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो। पर एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2πr, ठीक है ना। और यहाँ से टाइम कितना लग रहा है उसको, कैपिटल T के बराबर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसका रेडियस अगर मैं r यहाँ कंसिडर किया है तो मेरे प्यारे बच्चों 2πr की वैल्यू कितनी है 100, और अपने पास जो टाइम है वो 62.8 सेकेंड्स है। तो 2 × 3.4 × 100 डिवाइड बाय 62.8 अगर हम इसको लिखें तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी, तो 3.14, सॉरी ये आप देखोगे तो यहाँ कैलकुलेट करोगे, ये कैंसिल होगा यहाँ से,
कितने टाइम्स, इसके साथ 10 टाइम्स, तो 10 ये कैंसिल, तो एवरेज स्पीड जो आएगी अपने पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें हमसे, क्या एवरेज वेलोसिटी फिर एवरेज स्पीड, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग इज रेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल with a constant speed. If the stone makes 20 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and direction of the acceleration? ठीक है ना? तो ठीक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ए सी की वैल्यू विल बी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? और ओमेगा को जो हम लिख सकते हैं वो 2 पाई एफ, एफ इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। यहाँ दे रखे हैं 22 रिवोल्यूशंस 44 सेकंड्स में, मतलब 22 डिवाइड बाय 4 वो इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 1/2 आर पी एस इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगा। तो ये जो आ जाएगी ओमेगा इसकी 2 पाई/2 मतलब पाई रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, वो है 1 मीटर, ओमेगा यहाँ से पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इसका आंसर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है? तो आंसर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज, क्या रहेगा भाई, पीरियोडिक होगा बट नॉट एसएचएम। ठीक है ना? पीरियोडिक होगा और क्या होगा, एसएचएम नहीं होगा। भाई एसएचएम कंडीशन क्या रहती है, जो पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए, अपनी मीन पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में वो क्या कर रहा है, सर्कल पूरा कर रहा है। ठीक है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा बड़ा है, तो इसका टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। एचएम कंडीशन क्या होती है, वो टू एंड फ्रो करे और जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो छोटा होना चाहिए। ठीक है? तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब पार्टिकल, अगला क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस, उसका रेडियस अपने को नोन है यहाँ पर। ठीक है? तो आर की वैल्यू 20/पाई मीटर की बिना है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन चल रहा है, मतलब 80 यहाँ पर कुछ अपने को निकालने के लिए बोला है और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से वो बोल रहा है कि 2 चक्कर के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी। तो इनिशियल ओमेगा भी 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 80 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल ओमेगा जो होगा वो क्या रहेगा, v/r के बराबर होगा, मतलब v फाइनल। तो 80/20/पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई रेड पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना? ये आगे मेरे पास वैल्यूज़। अब अल्फ़ा हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा से फिर हम 80 निकालेंगे। क्या क्या गिवन है अपने को, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 चक्कर के बाद बात कर रहा है, तो 2 चक्कर में कितना एंगुलर डिस्प्लेस करेगा, वो 4 पाई के बराबर करेगा। ठीक है? तो इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अरे समझे हो जूस? तो यहाँ ये वैल्यू कितनी है अपने पास, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एंड दिस इज 0, ये और ये अल्फ़ा निकालना है अपने को, 2 अल्फ़ा और थीटा इज़ 4 पाई। ठीक है? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक इक्वेशन उड़ जाएगी यहाँ से, तो अल्फ़ा विल बी 2 पाई रेड पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो 80 और अल्फ़ा में रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू आर के बराबर। तो 2 पाई और रेडियस इज 20/पाई, यहाँ से ये उड़ेगा, आंसर कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि P इज़ अ पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील एंड द ग्राउंड, रेडियस 1 मीटर दे रखा है, द व्हील रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P व्हेन व्हील कंप्लीट्स हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन।
कहानी कुछ ऐसी है, एक पार्टिकल है या एक व्हील है, इसका ये पी पॉइंट है जो ज़मीन से क्या हुआ है, पहले कांटेक्ट में है। अब वो पूरा आधा चक्कर जब मारेगा, ठीक है ना, तो पी पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँच जाएगा घूम के आधे चक्कर के बाद। तो पूछा है भाई बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पी पॉइंट का, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा नहीं होगा, तो अपन निकाल सकते हैं। ये चीज़ क्या है, यहाँ से इसके डायमीटर के बराबर है, जो कि कितना है 2 मीटर के इक्वल होगा। और आधे चक्कर में इस तरफ ये जो डिस्प्लेस करा होगा, कितना डिस्प्लेस करा होगा, ये पाई आर के बराबर डिस्प्लेस किया होगा। मतलब पाई आर कितना है, आर इज़ 1, मतलब पाई के बराबर चला होगा। तो यहाँ से हम अगर क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो डी हो जाएगा अपने पास रूट ओवर पाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी 4। आंसर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो पार्टिकल, एक एम मास का, दूसरा वो आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है, कैपिटल आर, ये मास एम है, दूसरा एक छोटा मास है, वो छोटे आर रेडियस के टर्म रेडियस में चल रहा है। ऊपर वो बोल रहा है कि दोनों का जो टाइम है वो सेम है, इसका भी टाइम पीरियड सेम है, इसका भी टाइम पीरियड सेम है। ओमेगा 1 इसका, ओमेगा 2 इसका अपने को फाइंड करने के लिए बोला है। अब ओमेगा 1 रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करती, ओमेगा इज़ बेसिकली 2 पाई बाय टी, इसका भी ओमेगा जो होगा वो कितना होगा 2 पाई बाय टी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे भाई, ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। आंसर क्या हो गया इसका, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी, ये गिवन है अपने को, रेडियस वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म आपको पता हो, वी वेक्टर होता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये क्वेश्चन जो है ये वेक्टर्स का है, ना कि सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, और अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर देखें, वेक्टर्स में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है, वहाँ पर ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप पहली लाइन में, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, हम ओमेगा के कोफिशिएंट्स लेंगे, आई का कोफिशिएंट आई के नीचे, जे का कोफिशिएंट जे के नीचे, और के का कोफिशिएंट के नीचे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आर के कोफिशिएंट्स 5, -6 और 6, ठीक है। तो उसके बाद वही करते हैं हम लोग, आई बीच में ब्रैकेट, -j ये ब्रैकेट, प्लस के फिर ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है भाई, अगर मुझे आई का कोफिशिएंट निकला है तो ऊपर की लाइन छुपाओ और आई के नीचे की छुपाओ, ये दो चीज़ें दिखेंगी, इनका क्रॉस करो और डिफरेंस ले लो। तो -4 और 6 -24, और ये +6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जे का कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो जे के नीचे की लाइन छुपा दें, ये और ये मल्टीप्लाई करें यहाँ से 18 और -5। फिर के नीचे अगर हम लिखें तो के नीचे हम क्या लिख सकते हैं भाई, के नीचे की लाइन छुपाओ और यहाँ पर ये दो चीज़ें बचेंगी, इसका और इसका कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करके डिफरेंस ले लो। तो 3 - 6 कितना हो जाएगा, -18, और माइनस माइनस प्लस ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी अपने पास क्या आएगी, -18 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा -13 जे कैप, एंड दिस इज +2 के कैप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज रेल्ड इन ए सर्कुलर या हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज द लीनियर स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। हल्का सा क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं और आंसर लाएं, ठीक है ना। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना है, v निकालना है। ओमेगा के बिना अपने को कितना है 10 रेडियंस, ठीक है, और रेडियस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इसको SI में कन्वर्ट करें 0.2, तो स्पीड हो गई इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पर कहानी क्या है, जब हम क्रीम को क्या करते हैं भाई, घुमाते हैं,
ठीक है, ये पुराने ज़माने आपकी दादी नानी करती होंगी, ठीक है। तो उसमें एक क्या रहते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, फेंटने की चीज़ होती है, गोल गोल पहिए से ऐसी चीज़। तो जब आप उसको घुमाओगे किसी स्पीड से, ठीक है, तो उस पर जो क्रीम होती है, वो क्रीम क्या होती है, वो बाहर चिपक जाती है उस पर, और जो पानी पानी होता है जिसको छाछ बोलते हैं वो अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। तो जो भारी चीज़ है उसका मास ज़्यादा होने की वजह से वो बाहर अपने चिपक जाती है, और जो वहाँ पर लाइटर पार्ट होता है, जो पानी होता है, जो छाछ होती है, वो अंदर की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली क्या, क्रीम निकालने का या घी निकालने का। कहाँ से? जो क्या कहते हैं उसको, मलाई बोलते हैं, मलाई से बेसिकली, है ना। तो उसका ऑप्शन जो रहेगा क्या रहेगा, वो बी रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फैन है एक, उसका ब्लेड की लेंथ दे रखी है कुछ, तो फैन रोटेट कर रहा है 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट के साथ, एक्सेलेरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड पूछा है उसने। तो हलवा सा क्वेश्चन है। अब कांस्टेंट स्पीड से अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो उसके पास AC होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होती है। अब यहाँ ओमेगा नहीं गिवन है, अपने को गिवन है फ्रिक्वेंसी, 120 रिवोल्यूशंस RPM गिवन है, हमें RPS निकालना है, ठीक है। तो 120 डिवाइड बाय, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे RPS में तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 RPS आएगा, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर दें, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ओमेगा निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा का 2πf, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4π के बराबर आ जाएगी वैल्यू, और AC कितना हो जाएगा यहाँ से, 4π का होल स्क्वायर इंटू रेडियस कितना हो गया इसका, 0.3, तो 16π स्क्वायर इंटू 0.3, 0.3 मतलब ये 4.8 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ले सकते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जो कि मेरे ख्याल से बी ऑप्शन होगा। जब एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो वो उतना ही आएगा, समझे क्या, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर हम बेसिकली इसके बाद सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। और कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। कोई भी डाउट हो आपको कैसा भी फिज़िक्स से रिलेटेड, या आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, फिज़िक्स से रिलेटेड, तो यू कैन गिव मी ए मैसेज एनी टाइम। मैं आपको 100% उसमें रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।